नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू एसपी सिंह जीएस ऑफिशियल। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, इलेक्शन कमीशन। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आया इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट को लेकर के। इलेक्शन कमीशन में जो भी सीईसी होते हैं या इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, उनके अपॉइंटमेंट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का भी कुछ दिनों पहले जजमेंट आया है, जिससे कि करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और पॉलिटी में तो इंपॉर्टेंट है ही। तो आज हम लोग इसको कवर करेंगे, कैसे नियुक्त होते हैं चुनाव आयुक्त। तो अभी जब हम शुरू करें इसके पहले कुछ बेसिक डिटेल इसके बारे में जान लेते हैं कि सबसे जो पहले सीईसी थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन थे। पहले फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? सुकुमार सेन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आया हुआ है क्वेश्चन। और पहली महिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर वीएस रमा देवी। तो दोनों नाम ये महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। उसके बाद पहला आम चुनाव, सबसे फर्स्ट टाइम जो हमारा आम चुनाव हुआ था, मतलब जनरल इलेक्शन भी बोलते हैं उसको, 1952 में हुआ था। सबसे पहले चुनाव 1952 में हुआ था। आपको लग सकता है 1950 में संविधान लागू हो गया था, फिर ऐसा क्यों हुआ? तो संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे ये जिम्मेदारी थी कि जब तक चुनाव हो न जाए तब तक पूरे सरकार की जिम्मेदारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे ही थी, वही लोग सरकार की तरह काम करेंगे। तो 1952 में इसके बाद चुनाव शुरू हुआ और पहली बार जब चुनाव हुआ, उस बार वोटर्स, जो रजिस्टर्ड वोटर्स की संख्या थी वो 17 करोड़ थी, 17 करोड़। और आज के डेट में जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं वो हैं कितने? 90 करोड़। दुनिया में सबसे ज्यादा 90 करोड़ है आज के डेट में, सबसे ज्यादा दुनिया में। अभी 2019 का जो जनरल इलेक्शन हुआ है उसमें कितने हुए? 90 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर थे। उसके बाद आर्टिकल 326 है, जो कि राइट टू वोट, हम जो वोटिंग करने का जो हमारा अधिकार है मिलता है, वो किस आर्टिकल के तहत मिलता है? वो है आर्टिकल 326। और ये हमें ध्यान रखना है कि आर्टिकल 326 जो है ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। हमेशा ध्यान रखना, दिस इज नॉट आवर फंडामेंटल राइट, इट इज जस्ट अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। फंडामेंटल राइट नहीं है राइट टू वोट। आई बात समझ में? अब हम लोग शुरू करते हैं टॉपिक को। कैसे नियुक्त होते हैं चुनाव आयुक्त? राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं। इनका कार्यकाल 6 साल या फिर 65 साल की उम्र तक होता है। देखिए, इलेक्शन कमिश्नर सीईसी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है, आई बात समझ में, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप जब भी कहीं कुछ सुने, ऐसा पढ़े कि नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो आप हमेशा समझ लें कि ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है किसके सलाह पे? प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, मतलब प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एड एंड एडवाइस पे ही प्रेसिडेंट नियुक्त करेंगे चुनाव आयुक्त को या आयुक्तों को। ये बात हमें ध्यान रखनी है। यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है मेंशन करेगा कौन अपॉइंट कर रहा है, राष्ट्रपति अपॉइंट कर रहे हैं, बट विद द एड एंड एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। उसके बाद इनका कार्यकाल, इनका जो टेन्योर होता है वो 6 साल या 65 साल की उम्र तक का होता है। आई बात समझ में? मतलब जो भी पहले पूरा हो जाए, जैसे मान लीजिए कोई 58 ईयर का है और सीईसी बन गया है, तो वो 64 ईयर तक ही वहां तक सर्व करेगा। ऐसे ही मान लीजिए कोई 64 ईयर का है और सीईसी बना, तो बस वो 1 साल तक, 65 साल जैसे ही होगा वो रिटायर हो जाएंगे। तो ये है इनका टेन्योर, ठीक। अब कैसे नियुक्ति हो? पहले तो ये प्रोविजन था कि भाई विद एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से हो जाता था अपॉइंटमेंट, लेकिन अब इसमें चेंज किया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने। तो उन्होंने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया उसने कहा है कि एक कमेटी बनेगी पहले, तो उस कमेटी में प्राइम मिनिस्टर सदस्य होंगे, उसके एक सदस्य होंगे लोकसभा के विपक्ष नेता, जैसे कि समय मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, वो होंगे एक सदस्य, और तीसरे सदस्य होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इन तीनों लोगों के सुझाव से अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट सीईसी को। ये महत्वपूर्ण बदलाव हुआ था। पहले इस तरह कमेटी फॉर्म नहीं होती थी। पहले क्या था, प्राइम मिनिस्टर जिसको चाहे बना सकते हैं, मतलब उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसको चाहे बना सकता है प्रेसिडेंट को बोल करके। लेकिन अभी जो बदलाव आया है इसमें यह होगा कि अब इसमें जिसका भी मेजॉरिटी रहेगा, जिन बहुमत से ही अब एडवाइस के बाद राष्ट्रपति उनको अपॉइंट करेंगे कि प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसमें एक और चीज है कि मान लीजिए कोई लोकसभा में विपक्ष का नेता नहीं है मौजूद, तो उस केस में क्या होगा, जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता हैं उनको रखा जाएगा कमेटी में, ठीक है ना। तो ये है इंपॉर्टेंट चीज।
तो मतलब लोकसभा में विपक्ष के नेता हो ना हो उसका झाम ही खत्म कर दिया कि भाई जो भी हो, कोई जो विपक्ष का कोई भी नेता, जो भी सबसे बड़ी पार्टी होगी उसका नेता रखा जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्या होता क्या है, लोकसभा में विपक्ष के नेता बनने के लिए मिनिमम 10% सीट होना चाहिए लोकसभा में, तभी बन सकते हैं। तो इस अगर मान लीजिए इसको कोई फुलफिल नहीं कर रहा तब को इसको मिलेगा, कौन बनेगा उसका, तो फिर जो सबसे बड़ी पार्टी है उसका नेता हो जाएगा। तो ये ढंग होगा अब अपॉइंटमेंट का। इनके निकालने का, इनको निष्कासन का भी प्रोविजन है, तो बिल्कुल है। क्या है वो, ऐसे है कभी भी ये त्यागपत्र दे सकते हैं, इनको इतना अधिकार है। और इनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले भी इनको हटाया जा सकता है, इनको हटाया जा सकता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, सीईसी को। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया की तरह ही पद से हटाया जा सकता है। आप समझ गए ना, मतलब अभियोग के जरिए ही इनको हटाया जा सकता है। इतनी इम्यूनिटी मिली हुई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ताकि वो इंडिपेंडेंटली बिना डरे वो काम कर सके। मतलब बेसिकली आप अगर कोई ऐसा सिस्टम है कि महाअभियोग या अभियोग की प्रक्रिया से किसी को हटाया जा सकता है, इसका मतलब ये हो गया कि समझिए नहीं हटाया जा सकता, इसका साधारण मतलब ये हुआ। तो इतनी इम्यूनिटी मिली हुई है, ठीक है। अब उसके बाद कुछ संवैधानिक प्रावधान है। क्या क्या संवैधानिक प्रावधान है, तो सबसे पहले पार्ट 15 में इलेक्शन कमिश्नर से संबंधित, इलेक्शन कमीशन से संबंधित सारे डिटेल्स पार्ट 15 में है। ये हमें ध्यान रखना, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड आर्टिकल किस में है, तो पार्ट 15 में है, ठीक है। उससे संबंधित सारे आर्टिकल हैं किसमें, 324 से लेकर के 329 तक। इन्हीं 6 आर्टिकल में सारे डिटेल्स दिए हुए हैं इलेक्शन कमीशन का, ठीक। आई बात समझ में। तो अब क्या है आर्टिकल किसमें वो हम देख लेते हैं। आर्टिकल 324 सिंपल है, चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण चुनाव आयोग में निहित है। बेसिकली ये लिखा हुआ है इसमें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो शब्द है ये थोड़ा ब्रॉड है। फ्री और फेयर इलेक्शन के लिए और बहुत सारे उसको अथॉरिटी है, एक एक स्टेप्स हैं कैसे कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है, तो सारे उसको पावर मिले हुए हैं आर्टिकल 324 के तहत। उसके बाद 325 है कि भाई किसी को भी रिलीजियस या कास्ट बेसिस पे या सेक्सुअल बेसिस पे उसको किसी का राइट टू वोट कि उसे शामिल ना करे कोई मतदान की लिस्ट में, ऐसा नहीं किया जा सकता। मतलब बेसिकली हम लोगों के लिए, वोटर्स के लिए इसमें ये अथॉरिटी हमें राइट दिया गया है। आर्टिकल 326 है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार पर आधारित होंगे। ये इंपॉर्टेंट है, इसी को बोलते हैं हम, क्या कहते हैं, राइट टू वोट, इसी को बोला जाता है। यही हमारा जो राइट है इसको क्या कहते हैं, राइट टू वोट, हमें वोट देने का अधिकार है। और एक चीज हमने अभी बताया था कि हमें ध्यान रखना है, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि राइट टू वोट क्या है, फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लीगल राइट है, वगैरह वगैरह देगा। तो आपको ध्यान रखना है, दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, राइट टू वोट इज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अब ये चुनाव वयस्क मताधिकार दिया हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी 18 वर्ष की एज में है या 18 प्लस है वो वोट कर सकता है, उसको राइट टू वोट है, ठीक है। इसके साथ यहां पे ये भी जान लीजिए कि 1989 के पहले तक जो राइट टू वोट था, वोट देने का अधिकार, वो जो 21 वर्ष की उम्र प्राप्त कर लेता था सिर्फ वही वोट कर सकता था। लेकिन 1989 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ राजीव गांधी सरकार द्वारा। उसके बाद अब क्या हो गया, और अब जो भी 18 की उम्र प्राप्त कर चुका है वो वोट कर सकता है। तो ये सब किसमें है, आर्टिकल 326 में। इसी में संशोधन किया गया होगा, 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो पास हुआ होगा, इसी में कुछ ना कुछ ABCD करके जोड़ा गया होगा। और उसके बाद, उस संशोधन के बाद हमें 21 से घटा करके 18 वर्ष उम्र कर दी गई होगी और हमें राइट टू वोट एट द एज ऑफ 18 मिल गया होगा। इसी तरह से उसके बाद आर्टिकल 327 है, वो साधारण है बिल्कुल। विधानसभाओं के चुनाव के संबंध में संसद के पास शक्ति है, ठीक है, कोई प्रोविजन बनाना हो बना सकती है। आर्टिकल 328 ऐसे ही है कि विधानमंडल के चुनाव के संबंध में कुछ उसको भी शक्तियां दी गई हैं, राज्य के विधानसभाओं को भी, कि वो भी कुछ क्या कानून बना सकती है। कौन, राज्य की विधानसभा भी बना सकती है। तो ये आर्टिकल 328। 329 क्या है,
चुनाव मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 329 के तहत इसको और इंडिपेंडेंस प्रोवाइड किया गया है इलेक्शन कमीशन को, कि ऐसा नहीं होगा किसी भी चीज़ जो काम है इलेक्शन कमीशन का उसके लिए भी आप कोर्ट चले जाएंगे। तो इसके लिए इम्यूनिटी इसको मिली हुई है कि चुनावी मामलों में अदालतों का हस्तक्षेप से रोक लगा हुआ है। उसके बाद है कि क्या है चुनाव आयोग का ढांचा। तो देखिए, चुनाव आयोग का ढांचा आज के डेट में 3 सदस्यीय है, 3 मेंबर्ड बॉडी है। इसके पहले जब चुनाव आयोग बना था 1950 में, उस समय सिंगल मेंबर्ड बॉडी हुआ करता था। चुनाव आयोग हमेशा से मल्टी मेंबर्ड बॉडी नहीं रही है। 1950 में जब चुनाव आयोग का गठन किया गया था, तब से 15 अक्टूबर 1989 तक इसमें सिर्फ एक चुनाव आयुक्त होते थे। ठीक है ना, ये 15 अक्टूबर 1989 ये ध्यान देने वाली डेट इसलिए है क्योंकि इसी समय जो 1989 में जो वयस्क मताधिकार अधिनियम पारित हुआ था, जिसके बाद जो वोटिंग की एज 21 से घटा करके 18 कर दी गई थी, तब वोटर्स की संख्या बढ़ गई थी। इसके बाद जो है थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गई, तो इसकी वजह से एक मेंबर नाकाफी था, जिसकी वजह से 3 मेंबर बनाया गया। कब? 15 अक्टूबर 1989 को। 16 अक्टूबर 1989 से 1 जनवरी 1990 तक इसमें 2 चुनाव आयुक्त के पद भी रहे। इस तरह इसमें 3 सदस्य हो गए। ठीक है, 16 अक्टूबर 1989 से 1 जनवरी 1990 तक 2 चुनाव आयुक्त और जोड़ दिए गए, जिससे कि 3 मेंबर्ड बॉडी बन गया इलेक्शन कमीशन। उसके बाद अगेन 2 जनवरी 1990 से 30 सितंबर 1993 तक फिर इसे मुख्य चुनाव आयुक्त पद मतलब सिंगल मेंबर्ड कर दिया गया दोबारा। उसके बाद 1 अक्टूबर 1993 में कानून में फिर से संशोधन किया गया और 2 चुनाव आयुक्त के पद को बना दिया गया। तब से चुनाव में अभी इलेक्शन कमीशन में कितने मेंबर हैं? 3 सदस्य हैं। तो ये है, इस तरह का ढांचा है बेसिकली। अब मतलब ऐसे जानिए कि एक हेड है सीईसी और उनके अंदर 2 लोग और हैं। कौन? इलेक्शन कमिश्नर। दोनों का, तीनों का जो भी सैलरी होता है, राइट होता है, अथॉरिटी होता है, लगभग सभी का सेम होता है। कोई भी डिसीजन लेने के लिए एक डेमोक्रेटिकली डिसीजन लिया जाता है। उसके बाद हो गए निर्वाचन आयोग के कार्य। क्या है इलेक्शन कमीशन का कार्य? तो पहला सिंपल जो काम है, जो सबसे जरूरी क्या है? टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन। यही काम है इनका सबसे पहला। और फ्री एंड फेयर इलेक्शन ये बहुत ही ब्रॉड टर्म है। इसके अंदर इनको बहुत सारे अथॉरिटीज, बहुत सारे राइट्स मिले हुए हैं, जिसके आधार पे ये चीजें वो कंडक्ट करा पाते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अब इसमें क्या क्या है, कुछ चीजें देख लीजिए कि निर्वाचन आयोग के पास यह उत्तरदायित्व है कि वह निर्वाचनों का पर्यवेक्षण, निर्देशन और आयोजन करवाए। दूसरा मतलब इलेक्शन कंडक्ट करवाए, बेसिकली ये बोल रहा है। निर्वाचन नामावली तैयार करना, जैसे कि कोई लिस्ट तैयार होती है ना, जो आप वोटिंग करने जाते हैं तो जो लिस्ट तैयार होती है जिसमें अपना नाम आप देखते हो, वो क्या है? वो निर्वाचन नामावली कौन तैयार करता है? इलेक्शन कमिश्नर। फिर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको मान्यता प्रदान करता है इलेक्शन कमीशन ही, उनको मान्यता प्रदान करता है। पॉलिटिकल पार्टीज को नेशनल लेवल का है या स्टेट लेवल की पार्टी है, इसके रूप में भी मान्यता कौन देता है? इलेक्शन कमीशन ही देता है। राजनीतिक दलों, निर्दलीय चुनाव जो लड़ते हैं, उनको चुनाव चिन्ह कौन देता है? इलेक्शन कमीशन देता है। उसके बाद सांसद विधायक की अयोग्यता के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल को सलाह देता है। ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, इस पे क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि सांसद विधायक की अयोग्यता के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल को सलाह देता है। वो कैंसिल नहीं कर, दल इस अयोग्यता के लिए सलाह देता है दल बदल को छोड़ करके। समझ में आई बात? मतलब वो सलाह देता है इनको। ठीक, गलत निर्वाचन उपायों का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को निर्वाचन के लिए अयोग्य घोषित करना। ठीक है, निर्वाचन के लिए अयोग्य भी घोषित कर सकता है। देखिए 2 चीजें यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ कंफ्यूजन होने की संभावना है। पहला तो ये कि भाई कोई अभी कोई गलत मीन्स यूज करके चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहा है, तो उसको अयोग्य घोषित कर देगा, वो चुनाव लड़ ही नहीं पाएगा। ये इलेक्शन कमिश्नर के पास इतना पावर है, सीईसी के पास, इलेक्शन कमीशन पर। ठीक है, और दूसरा ये जो चीज दिया हुआ है कि सांसद विधायक की अयोग्यता के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल को सलाह देना। तो ये है कि भाई मान लीजिए कोई चुन के चला गया, फिर बाद में पता चला कि कुछ इश्यू है, कि मतलब कोई भी हो सकता है, बाहुबल, धन बल, किसी भी तरह का उपयोग किया गया है, तो उन सब के आधार पे या किसी और तरह का गलत इंफॉर्मेशन उसमें दिया गया, भ्रामक इंफॉर्मेशन दिया गया, तो उन सब के आधार पे अब इलेक्शन कमिश्नर एक बार चुनने के बाद
अब सीईसी नहीं उसको अयोग्य करेगा, अब जो है ये चला जाएगा संसद या विधानसभा में, वहां पे के जो राज्यपाल होंगे और राष्ट्रपति उनकी सदस्यता खत्म करने के लिए उनको सलाह देने की बस भूमिका रहेगी इनकी इलेक्शन कमिश्नर की। तो ये दिया हुआ, ठीक है ना। उसके बाद चुनाव आयोग चुनाव कार्यक्रम जो भी उसके चुनाव होने हैं उससे संबंधित सारे कार्यक्रम को भी निर्धारित यही करता है। उसके बाद जो हम ऊपर किए हैं उसके आधार पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर, ये हम देख लेते हैं जिससे कि हमारा ऊपर का कंसेप्ट पता लगेगा कितना क्लियर हुआ है। निम्न में से कौन एक संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक निकाय कौन है? निर्वाचन आयोग बिल्कुल है, वित्त आयोग, फाइनेंशियल कमीशन तो है ही, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग ये भी है। तो ऊपर के सभी क्या है? संवैधानिक संस्थाएं हैं, क्योंकि संवैधानिक संस्था का मतलब जिसको डायरेक्टली, जिसका कोई ना कोई संविधान में मेंशन है, डायरेक्टली उसके लिए कोई आर्टिकल है, डायरेक्ट मेंशन है, तो क्या हो गया? वो संवैधानिक संस्था हो गया। तो इसके लिए तो है ही आर्टिकल 324, ठीक है। उसके बाद है निर्वाचन आयोग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत है, गलत। अब देख लेते हैं इसमें कौन है। यह एक अस्थायी और स्वतंत्र निकाय है, तो बिल्कुल सही है। इससे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और नगर निगमों के चुनाव कराने पड़ते हैं, रॉन्ग। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के तो कराने पड़ते हैं, लेकिन नगर निगम नहीं है। नगर निगम क्या राज्य के अलग चुनाव आयोग होते हैं, वो कराते हैं। ये हम अलग से चुनाव आयोग वाला पढ़ेंगे, तो वो अलग, बिल्कुल अलग कराते हैं। ये राज्य का चुनाव आयोग जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है उससे इसका कोई संबंध नहीं है, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट। तो यही हो गया गलत। कौन सा है? बी गलत है। उसके बाद बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग से संबंधित उपबंध दिए गए हैं, बिल्कुल सही है, 324 में दिया गया है। यह एक अखिल भारतीय संस्था, हाँ बिल्कुल, ये इंडिया लेवल की संस्था है। तो ये ऑप्शन बी इज रॉन्ग। निर्वाचन आयोग में कुल कितने मुख्य पदाधिकारी होते हैं? तो 3 अभी हमने डिस्कस किया। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, हमेशा ध्यान रखना। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। पहले जो है प्रधानमंत्री के सलाह से होता था, अब जो है एक 3 मेंबर्ड बॉडी बन गई है जिसमें प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अपोजिशन के लोकसभा के लीडर होंगे। अब उनके सलाह पे इलेक्शन कमिश्नर की सीईसी की नियुक्ति होगी। निम्न में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग का नहीं है? ठीक, कौन सा कार्य नहीं है? लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का चुनाव कराना प्राइमरी कार्य तो यही है, ए भी तो बिल्कुल सही है। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना ये भी है निर्वाचन आयोग का कार्य। किसी संसद सदस्य की मान्यता अपने विचार से रद्द करना, विधान परिषद के सदस्यों की निर्हता से संबंधित मसलों पर राज्यपाल को सलाह, ये भी सही है। ये नहीं है, ये ध्यान देने वाली बात है कि जो ऑप्शन सी है ये क्या कह रहा है, देखिए, किसी संसद सदस्य की मान्यता अपने विचार से रद्द कर देना, नहीं। अब संसद सदस्य की मान्यता को कभी भी सीईसी रद्द नहीं कर सकता, चुनाव लड़ने से ही मना कर सकता था, लेकिन एक बार संसद सदस्य वो बन गया तब नहीं कर सकता, वहां पे अपना विचार प्रस्तुत कर सकता, एडवाइस दे सकेगा। ठीक, तो ऑप्शन सी इज रॉन्ग। अब यह है मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए किस प्रकार की प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। सीईसी को हटाना है तो कैसे हटाया जा सकता है? अभी हमने बात किया था, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जाता है, जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, जैसे लोकसभा में प्रस्ताव पारित किया जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है उससे हम हटा सकते हैं, बी, ऑप्शन बी इज राइट। चुनाव मुख्य सीईसी के देखरेख में नहीं होता है, तो विधानसभा, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, ये तीनों तो सीईसी कराता है, सेंट्रल चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो इलेक्शन कमीशन है। ग्राम पंचायत ये स्टेट का इलेक्शन कमीशन होता है अलग। निर्वाचन आयोग का सदस्य चुने जाने के लिए कौन सी अर्हता संविधान में दी गई है, मतलब क्वेश्चन इलेक्शन कमिश्नर के लिए? तो भारतीय प्रशासनिक सेवा में होना, नहीं, बिल्कुल नहीं है। कम से कम 5 साल का एक उच्च न्यायालय में वकालत करना, ये भी नहीं है। 35 साल की आयु का पूरा करना, ये भी नहीं है। उपयुक्त में से कोई नहीं, डी इज राइट। देखिए, इसके लिए क्वालिफिकेशन ऑफ इलेक्शन कमिश्नर संविधान में कहीं भी मेंशन नहीं है, इसीलिए क्वेश्चन दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। संविधान में ये मेंशन नहीं है कि क्या है क्वालिफिकेशन, क्या होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, अक्सर आप देखेंगे कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के ही लोग बनते हैं, तो इसलिए आप ये ऑप्शन सही करने की संभावना है, लेकिन इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि उससे क्वालिफिकेशन से रिलेटेड कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। ठीक है,
तो ये है इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे क्वेश्चंस बहुत आने की संभावना है, क्योंकि करंट मतलब न्यूज में भी था, ये डिस्कशन भी चल रहा था इस पे काफी, और पॉलिटी में भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।